नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लान हिस्ट्री पर आप सब लोगों के बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 9 पार्ट 5। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ये पार्ट 5 थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का लास्ट पार्ट शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आप देखते हैं तो खाली देखकर ना जाएं, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये सब हम पार्ट देख चुके हैं। ये लास्ट पार्ट थोड़ा लंबा होने वाला है। इस लास्ट पार्ट में फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रॉयल हाउस होल्ड, तो जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल वॉज रेफर्ड टू हैरम, जहाँ पर रानियां रहती थी, मुगलों की दासियां रहती थी, औरतें रहती थी, वो सब वो वाला जगह हरम कहलाता है। पार्ट ऑफ इनर अपार्टमेंट्स इन फतेहपुर सीकरी। It is Persian word meaning a sacred place. Harem consists of wives of emperors, concubines, his relatives and other family members. तो इस हरम में काफी सारी रहती थी, ज्यादातर सारी औरतें थी, सभी की सभी, ठीक है। सर्वेंट्स थे, और दूसरे इनमें जो मेल और फीमेल स्लीव्स होते थे वो भी होते थे। भाई इनको अपने आप तो काम नहीं करेंगे वो। Distinctions between wives in aristocratic background, Begum and other wives, Aghas, who were not noble by birth. इन लोगों के बीच में डिस्टिंक्शंस भी थी, वे भेदभाव करते थे। जैसे कि जो बेगम है, जो नोबल बाय बर्थ है, काफी सारी डॉवरी दे के बेगम बनी है, पैसा, या फिर बहुत बड़े राजाओं की बेटी है, या इनकी खुद की कजिन वगैरह, जैसे इनमें मैरिज होता है वैसे हो जाता है। तो जो बहुत ही ज्यादा पैसे वैसे वाली है, काफी नोबल बर्थ है, मतलब कोई बहुत बड़े राजा की बेटी है, या फिर इन्हीं की अपनी उसमें है, तो वो बेगम बनेगी। लेकिन जो नोबल नहीं है बर्थ से, मतलब थोड़ा पसंद तो आ गई उन्हें, भाई इससे शादी करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके पास डाउरी नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़े राजा की या किसी उसकी बेटी नहीं है, तो वो आगा के स्थान पर आएगी। मतलब नीचे, और उसके नीचे, और फिर भी बाद में आगाछा, जिनको पेन बोला जाता है। It sounds like Gongubai were given monthly allowances and gifts according their status. Monthly allowances भी इनको अपने, और गिफ्ट्स इनके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही दिए जाते थे। आगा और अगाछा भी बेगम के स्थान पर पहुंच सकती थी अगर वो अपने हस्बैंड को खुश कर देती हैं। तो there were a number of male and female slaves in Mughal households perform various tasks, जैसे कि स्लीव्स भी होते थे ख्वाजा सरा, जो गार्ड्स और सर्वेंट्स दोनों का काम करते थे। और दूसरा, जो औरतें बाहर के काम में इंटरेस्ट रखती हैं, सेलिंग गुड्स वगैरह इन सब में, तो उनके लिए ये मिडलमैन के तरीके से काम करते थे। ये 18th सेंचुरी का हुमायूं की वाइफ नदीरा का एक पिक्चर है। राजस्थान की डेजर्ट को क्रॉस कर रही है, तो इन लोगों के पहनावे और इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मुस्लिम है। होम इन द हैरम। अब अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने मुंतखाब उत तवारीख में लिखा है इस हरम के बारे में। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी, बदायूनी अपने नियोक्ताओं की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। युवावस्था के आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। एक ऐसी धार्मिक क्रिया है जो अग्नि पूजा, आतिश परस्ती से व्युत्पन्न हुई है, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदरपूर्वक उठना पड़ा। रोल ऑफ मुगल प्रिंसेसेस इन कॉमर्स आफ्टर नूरजहां। नूरजहां के बाद मुगल रूलर्स और प्रिंसेस ने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसमें से कि शाहजहां की जो बेटियां थी जहानारा और रोशनारा, उनकी इनकम किसी इंपीरियल मनसबदार से भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जहां नारा को तो जो सूरत, जो पोर्ट सिटी है, वहां से रेवेन्यू भी जो जितना आता था वो सारा जहानारा के हिस्से में आता था, और ओवरसीज ट्रेड में भी ये काफ़ी पार्ट करती थी। इसके सूरत के इम्पोर्टेंट वुमेन ऑफ रॉयल हाउस होल्ड टू गेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एंड ले आउट गार्डन्स, काफ़ी सारी, जिसमें से जहानारा फेमस थी अपने पिता शाहजहां की जो बिल्डिंग के पैशन में इन्होंने साथ दिया था। जैसे बाबर की बेटी गुलबदन, जिसने लिखा था बाबर के बाद अपने भाई के बारे में, अपने काल के बारे में, क्योंकि अकबर ने भाई उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आंटी जी आप हमारे हुमायूं
हमारे पिता के बारे में के समय में आपने जो चीज़ देखी होंगी, आपको याद होंगी, तो उसके बारे में लिखें। लेकिन उन्होंने मुगल एम्परर की जो काम है उनके बारे में नहीं लिखा था गुलबदन ने। जो हैरम है या फिर मतलब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है राजाओं के और प्रिंसेस के बीच में राजगद्दी को लेके या फैमिली टेंशन्स को लेके, उनको बारे में लिखा। और जो एल्डर वुमेन थी, उन्होंने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया, वो कहानियां लिखी, अंदर की बातें लिखी इन्होंने उसमें। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल प्रिंसेस इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जहांनारा जैसे बहुत उसको काफी इंटरेस्ट था अपने पिता के साथ ही। शाहजहांबाद की जो सिटी बनी थी उसमें काफी सारे कंस्ट्रक्शन में पार्ट लिया था, जैसे स्टोरे कारवा सराय विद कोर्ट यार्ड एंड गार्डन। और जो चांदनी चौका बाजार है शाहजहानाबाद में, वो डिजाइन जहांनारा ने ही किया था, जिसकी सारी गलियां छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी, मुझे तो पसंद नहीं आया डिजाइन, आपको आया हो तो। विभिन्न जातियां, अरब, ईरानी, तुर्की, ये एक मुगल नोबिलिटी के बारे में है कि भाई जो मुगल की नोबिलिटी है उसमें किस किस तरीके के, सब तरीके के लोग थे, उसको डिस्क्राइब करता है। दिस इज हाउ चंद्रभान ब्राह्मण ने डिस्क्राइब किया है अपनी एक बुक चार चमन में, फोर गार्डन्स में, रिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां के काल के दौरान लिखा था। अभी शाहजहां के काल में कौन कौन से नोबल्स होते थे। विभिन्न जातियां, अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिक, कुर्द, ततार, रूसी, अबिसिनाई इत्यादि। और देशों मतलब अलग देशों के भी, तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, अरब, ईरान, खुरासान, तुरान के लोगों, वस्तुतः सभी समाजों से विभिन्न समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। भारत से विभिन्न समूहों, ज्ञान और शिल्प में निपुण व्यक्तियों के साथ साथ योद्धाओं, उदाहरण के लिए बुखारी और बक्कारी, विशुद्ध वंशों के सैयद, अभिजात वंश के शेखजादा, लोदी, रोहिल्ला, यूसुफजई जैसी अफगान जनजातियां, राणा, राजा, राव, राया अर्थात राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हाड़, गौड़, चौहान, पवार, भादुरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत नाम से संबोधित की जाने वाली राजपूत जातियों, व खक्कर, खोकर, बलूची और अन्य सभी भारतीय जनजातियां जो तलवार चलाती थी, वह 100 से 7,000 जात के मनसब, घास के मैदानों और पर्वतीय भागों से भूस्वामी, कर्नाटक, बंगाल, असम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमायूं, तिब्बत व किश्तवाड़ इत्यादि क्षेत्रों से सभी जनजातियों के समूहों को शाही दरबार को चूमने में आने अथवा रोजगार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ये सब लोग थे भाई, नोबल्स एट कोर्ट। The Jesuit priest Father Antonio Moserte, resident at court of Akbar, noticed, अकबर के काल में ही जेसुइट प्रीस्ट आए थे एंटोनियो मोसेटे, उन्होंने लिखा कि in order to prevent the great nobles becoming insolent through the unchallenged enjoyment of power, the king summons them to court and gives them imperious commands as though they were his slaves. The obedience to these commands suits their exalted rank and dignity. मतलब भाई राजा इस तरीके से इन नॉबल्स को आदेश देता है जैसे इसके स्लेव्स हैं, और इतने बड़े बड़े नॉबल हैं, ये भी काफी जाने माने हैं, लेकिन ऐसे उनकी जो डिग्निटी है उसको ये चीज सूट करती नहीं है। ऐसे धड़ल्ले से अकबर उनको आदेश दे देता है, भाई तुमने ऐसा करना है, ऐसे तेरे को ये करना है और वो करना है, और ऐसे वैसे। रिलीजियस डिबेट्स इन कोर्ट, ये पिक्चर है जिसमें रिलीजियस डिबेट्स हो रहे हैं कोर्ट में। पादरी रुडोल्फ एक्वाविवा वॉज द लीडर ऑफ फर्स्ट जिसुट मिशन। अब काफी सारे जिसुट मिशंस को अकबर ने पेट्रोनाइज करवाया था कि भाई आइए और हमारे सुलह उल नीति के हिसाब से आप लोग भी अपने चीजों को रखिए यहाँ पर। हिज नेम इज रिटन ऑन टॉप ऑफ द पेंटिंग। अभी कौन है? पादरी रुडोल्फ एक्वाविवा, फर्स्ट जिसुट मिशन के लीडर है ये। Recruitment of imperial officials. The Akbarnama of Abul Fazl provides detailed information about the recruitments of imperial officials. अब ये जो officials हैं, nobles हैं, इनको भाई नौकरी कैसे मिलती है? जैसे अभी तो हम एग्जाम देते हैं, तो पहले क्या होता था? Corps of officers known as nobility in Mughal Empire were recruited from diverse ethnic and religious groups in order to prevent any faction that could challenge to the state. अभी नोबिलिटी एक ही ग्रुप की हो जाती है ना, तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और राजा के खिलाफ वो षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी अपने हर एक ग्रुप के थोड़े थोड़े लोगों को ही अपने नोबिलिटी में इन्होंने शामिल किया कि कोई एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना हो जाए। Imperial officers were described by the court historians as a bucket of flowers, गुलदस्ता जिसमें अलग अलग तरीके के सभी फूल हैं, ऐसा इसको imperial officers को describe करते हैं court historians. During the rule of Akbar for the imperial service, Irani, Turani nobles were recruited.
सब ईरानी तुरानी लोग भी अकबर के टाइम पे थे, और शाहजहां के टाइम पे तो हमने खैर पैराग्राफ पढ़ा ही था, सभी लोग थे। द टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन नोबल्स इन मुगल एम्पायर, द टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंटर्ड द इंपीरियल सर्विस फ्रॉम 1560 ऑनवर्ड। उसके बाद से जो थे राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, शेखजादा। द फर्स्ट टू ज्वाइन वॉज राजपूत चीफ। राजपूतों में भी जो सबसे पहले ज्वाइन किया था वो थे राजा भाड़मल कछवाहा ऑफ अम्बेर, जिसकी बेटी से अकबर ने विवाह किया था, जोधाबाई से। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत टू हाई पोजिशंस एंड अंडर हिम द मराठास अकाउंटेड फॉर अ सीजबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स। औरंगजेब ने भी काफी राजपूतों को हाई पोजिशंस पे रखा था जो उनकी सत्ता को स्वीकार कर चुके थे। This was a petition presented by a nobleman to the emperor recommending that an applicant be recruited at मनसबदार। अब जो petition देना पड़ता था भाई, जैसे अभी हम फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, ऐसा एक petition देना पड़ता था नोबल को एम्पेरर के सामने कि भाई हमें मनसबदार के तरीके से हमें रिक्रूट कर लीजिए। उस petition को तजवीज़ कहा जाता था। अब जो नोबल है उसको मनसबदार के रूप में सेलेक्ट कर लिया। अब ये मनसबदार होते क्या है? रैंक होल्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस रेफर मनसबदारी सिस्टम। रिक्रूटेड ऑफिसर्स फॉर द सर्विस इन मुगल एम्पायर वर गिवन रैंक। उनको रैंक दी जाती थी दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस के तरीके से। भाई मनसबदार, उनको दिया गया मनसब, ये है तुम्हारी मनसब, यानी कि ये तुम्हारी रैंक है। तो उसको दो चीजें दी जाती थी कि भाई ये तो तुम्हारी, इस मनसबदार की ये तो जात है और ये इतने सवार है उसके पास। अब जात वॉज एन इंडिकेटर ऑफ पोजिशन इन इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ ऑफिशियल मनसबदार। अभी अलग अलग होती थी, मतलब 100, 1000, 2000, 5000, कितनी भी हो सकती थी, और उतने ही उसको फिर सवार दिए जाते थे कि भाई अगर इसकी जात है, जैसे 1000 है, इस मनसबदार की जात 1000 है, तो इसको 1000 सवार रखने होंगे, उनको ट्रेन करना होगा, उनका ख्याल रखना होगा, खाना पिलाना, उनकी सेवा करना, और फिर जब आर्मी की जरूरत पड़े तो उनको लेकर आना, और मतलब सारा उनका काम देख उनके अंडर में उनको ट्रेन करना, सवार भी और ये होते हैं। तो 17th सेंचुरी में मनसबदारी सिस्टम इस तरीके से हुई थी, और जिनके पास 1000 जात है, जिनकी रैंक 1000 है, यानी जिनके पास 1000 जात है, उतना उसकी उसकी सैलरी है, यानी कि एक तरीके से सवार उसके पास 1000 है, तो वो अमीर समझा जाता था, अच्छा माना जाता था। जिसकी 1000 है, मतलब जिसकी 100, 200, 500 है तो और उसने नीचे है, और 2000, 3000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1000 ही काफी होता था। नोबल्स एंड देयर मिलिट्री सर्विसेज, मतलब यानी कि 1000 घोड़े हैं उनके पास, 1000 घोड़े तो बहुत ज्यादा हो गए ना लड़ाई के। नोबल्स एंड देयर मिलिट्री सर्विसेज टू द किंग्स, और उसी हिसाब से उसको फिर सैलरी भी मिलती थी, पैसे ना। The nobles sent their armies and participated in military campaigns and served in the offices of the empire in the provinces। अभी नोबल्स थे, वो मिलिट्री सर्विस अपने राजा को देते थे, उनको जात दिए, सवार दिए राजा ने, और उस सवारों की वो अच्छे से सवारी करके उनको मतलब उनका देख रेख करते थे, और जब जरूरत पड़ती थी आर्मी की तब ये मिलिट्री कमांडर्स, ये मनसबदार थे, काम करते थे, रिक्रूट करते थे, इक्विप करते थे और ट्रेन करते थे मेन विंग को, मुगल आर्मी को, जिसमें कैवलरी भी होती है। मेंटेन्ड horses which were branded on the flank by the imperial mark, और उन horses को मेंटेन रखते थे जिन पर दाग से निशान भी कर दिए जाते थे, ताकि भाई करप्शन ना हो। ठीक है, तो जो इंपीरियल हॉर्सेस होते थे उनके ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती थी, ऐसे दाग करके निशान बना दिया जाता था। सर्विंग इन द इंपीरियल ऑफिसेस द नोबल्स एक्वायर्ड पावर, वेल्थ एंड रेपुटेशन, और ये इसीलिए होता था करप्शन कि भाई जो अच्छे रैंक के घोड़े हैं उनको ये बेच देते थे पैसे में, और कोई सस्ता वाला लेके रख लेते थे बस, तो इसलिए उनको इंपीरियल मार्क रख दिया जाता था ये पहचान के लिए कि ये यहीं पर रहेंगे। सर्विंग इन द इंपीरियल ऑफिसेस द नोबल्स एक्वायर्ड पावर, वेल्थ एंड रेपुटेशन। A person who wanted to enter in service petitioned to the emperor through a noble. If his application was selected, a mansab was granted to him. फिर एक मनसब उसको ग्रांट कर दी जाती थी, और इसमें वो जमीन भी आती थी कि भाई एक एरिया दिया जाता था उनको, कोई गांव है, कोई प्रोविंस है, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई सिटी है, वो जगह भी उसको दी जाती थी उस चीज के लिए, जहाँ से वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है और अपने सवारों को भी मेंटेन कर रहा है, अपनी जात को भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, द पे मास्टर जनरल मीर बख्शी स्टूड इन द ओपन कोर्ट नियर बाय द एम्पेरर। अब ये
जो इम्पीरियल कोर्ट में ये काम करते थे, भी पेटिशन आया है राजा के सामने पेश करना है, तो कोई मनसब जाके सीधा राजा के सामने तो नहीं करेगा। तो ये काम कौन करते थे? पे मास्टर जनरल मीर बख्शी, जो पेमेंट का भी ध्यान रखता था, वो ये काम करता था। मीर बख्शी जो एम्परर के ठीक साथ में बैठता था। गिव अवे द अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन ऑर्डर्स, यही अपॉइंटमेंट और प्रमोशन ऑर्डर्स देता था, विच हैड इट ऑफिस सील, जिस पर इसकी मीर बख्शी की भी सील होती थी और साथ ही एम्परर के भी सिग्नेचर होते थे उस पे। दीज वर टू, और दूसरे जो दो मिनिस्टर्स थे मुख्य जो राजा के साथ में होते थे, उसमें से एक था दीवान आला जो फाइनेंस मिनिस्टर था, और दूसरा सद्र उस सुदूर जो दो काम करता था। एक तो था मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स का काम करता था, ये मदद माश का काम करता था, और दूसरा इंचार्ज था लोकल जजेस और काजीज को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों काम सद्र उस सुदूर करता था। तो तीन मिनिस्टर कौन से हुए राजा के लिए? मीर बख्शी, दीवान आला और सद्र उस सुदूर। ये तीनों मिनिस्टर एडवाइजरी बॉडी का काम करते थे राजा के लिए, और जब जरूरत होता तो तीनों एक साथ मिलकर राजा को सलाह करते थे, लेकिन आपस में ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, कोई किसी एक का दूसरे के ऊपर कोई खास दबाव नहीं था। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अब जो भी कोर्ट में हो रहा है हर दिन उसका डॉक्यूमेंटेशन भी ये लोग करते थे, कोर्ट हिस्टोरियंस, हर एक दिन का। और ये सिर्फ सिटी में ही, मतलब इंपीरियल सिटी में ही नहीं होता था, कैपिटल सिटी में, ये हर एक प्रोविंस में भी हर जगह उसी तरीके से होता था। जैसे मीर बख्शी है जो काम, ये तो इधर जो आता है ना, ये पे मास्टर मीर बख्शी। अब ये मीर बख्शी दूसरा काम और करते थे कि भाई जो कोर्ट राइटर्स हैं, वाकया नाविस, जो मतलब डेली रिकॉर्ड लिख रहे हैं जो जो कोर्ट में हुआ है, कौन प्रेजेंट था, कितने लोग आए थे, क्या क्या फरमान इंपीरियल ऑर्डर्स दिए गए हैं, आज के दिन कोर्ट में क्या बातें हुई हैं, तो ये सारा कोर्ट राइटर्स लिखते थे, इसको सुपरवाइज करता था मीर बख्शी। और सेम ऐसा भाई जो नॉबल्स हैं और रीजनल रूलर्स हैं प्रोविंसेस के, उनके भी जो एजेंट्स हैं, वकील हैं, वो जो काम करते थे, उसको राजा तक फिर पहुंचाया जाता था। कैसे? न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट, ऐसा राइटिंग का पेपर होता था, अखबारत ए दरबार ए मुअल्ला। उसमें डेट होता था, कोर्ट सेशन होता था कि भाई आज के कोर्ट में इस प्रोविंस में ये बातें हुई हैं और ये काम हुआ है भाई, ऐसा राजा के पास पहुंच जाता था। अखबारत कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती थी कि भाई उस जगह के कोर्ट में इतने लोग थे, ये यहाँ पर अदर और टाइटल्स ग्रांट्स ये सारे दिए गए हैं, ये डिप्लोमेटिक मिशन हुए हैं, प्रेजेंट इतने रिसीव हुए हैं, इतनी इंक्वायरीज जो एम्परर ने की है, और हेल्थ ऑफिसर्स के बारे में भी वहाँ के। न्यूज रिपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रीजन्स अंडर मुगल रूल बाय इंपीरियल फोर्स, और ये सारी रिपोर्ट्स सारे के सारे प्रोविंस से राजा के पास किसके थ्रू पहुंच जाती थी? गजद या पथमार, जो फुट रनर थे, जो बैम्बू के कंटेनर में इन चीजों को, अखबारत को रखते थे और भाग के एक के बाद एक पहुंचा देते थे, और कुछ ही दिन में इस तरीके से एम्परर के पास हर एक दिन की रिपोर्ट पहुंचती थी। एजेंट्स ऑफ नोबल्स पोस्टेड आउटसाइड द कैपिटल। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, अब जो भी प्रोविंस थे, एक एक प्रोविंस, वो उन्हीं को क्या बोलते थे? सूबा, और इस सूबे का जो हेड होता था वो था सूबेदार, और इसके अंडर में बाकी जो काम होते थे वो दीवान, बख्शी और सद्र होते थे, प्रोविंस मिनिस्टर जो इस सूबेदार के अंडर में काम करते थे। और डेली ये सूबेदार डायरेक्ट बिल्कुल एम्परर को रिपोर्ट करता था, इसको खुद जाके रिपोर्ट करना होता था। सूबा वॉज डिवाइडेड इनटू, सरकार, फिर ये जो प्रोविंस थे इनको फर्दर डिवाइड किया सरकार में, और इसका जो काम था वो फौजदार देखता था। तो सूबे का सूबेदार और सरकार जो है उसका फौजदार, कमांडेंट्स, जुरिस्डिक्शन देखता था। लोकल, उसके बाद फिर और नीचे आता है तो परगना लेवल तक, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 3 लोग होते थे, 3 ऑफिसर्स, एक कानून गो, दूसरा चौधरी और एक काजी। अब ये कानून गो करता था रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखता था लिख के, चौधरी रेवेन्यू कलेक्शन करता था, इंचार्ज था उसका, और काजी ये बाकी जो रिलीजियस काम हो गए उनको देखता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सारे स्टाफ होता था, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, मैसेंजर है, ये सब के सब एक पर्टिकुलर रूल और प्रोसीजर के थ्रू ही काम इन्हें करना होता था, और अच्छी टेक्निकल स्किल्स इनके पास होती थी। दूसरा, पर्शियन जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी वो तो कोर्ट की थी ही, लेकिन अगर लोकल लैंग्वेजेस कहीं पर है, जैसे बहुत बिल्कुल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है,
तो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को विलेज के स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में यूज किया जाता था. Beyond the frontiers, diplomatic relations of Mughal Empire, the Mughal emperor assumed many high-sounding titles such as Shah Jahan, King of King, जहांगीर वर्ल्ड सीजर, शाहजहां किंग ऑफ वर्ल्ड, औरंगजेब आलमगीर रूलर ऑफ द वर्ल्ड. अब ये इन्होंने टाइटल्स लिए हुए थे ये दिखाने के लिए कि भाई हम मुगल जो एम्परर हैं वो काफी सारे उनका टेरिटरीज काफी दूर तक पहुंचा हुआ है, अनकंटेस्टेड टेरिटरीज एंड पॉलिटिकल कंट्रोल. एक है अब गांधार. गांधार या कांधार, जहाँ की राजकुमारी थी गांधारी महाभारत की. ये कभी इंडियन कल्चर का पार्ट हुआ करता था. इनिशियली गांधार हैड बीन इन पोजीशन ऑफ हुमायूं. पहले तो भाई हुमायूं ने जीता गांधार को, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट्स में रहा और अकबर ने इसको फिर से जीत लिया 1595 में. और उसके बाद सफाविद रूलर्स गांधार पर अपना क्लेम करते ना चाहते थे कि भाई हमारे हाथ में आना चाहिए, मुगल का नहीं है. तो मुगलों के और सफाविद रूलर के बीच में गांधार काफी कॉन्फ्लिक्ट का बीच में रहा था. जहांगीर सेंड एंड डिप्लोमेटिक सबमिशन टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास रूलर ऑफ ईरान. ईरान का जो सफाविद रूलर था शाह अब्बास, उसके पास जहांगीर ने एक भेजा भी था अपना दूत कि भाई यहाँ पर शांति बनाए रखे, हम कांधार को हमारे पास ही छोड़ दें और बार बार इस चीज को लेकर लड़ाई ना करें. लेकिन 1622 में सफाविद रूलर ने ईरान को फिर से कुंकर गांधार को कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में रखा. जहांगीर का ये ड्रीम है कि भाई हम ईरानी लोग मतलब सफाविद लोग और हमारा मुगल का आपस में लड़ाई ना हो, हम मिलजुल कर रहें. ये एक पिक्चर है जिसमें ये खुद को शेर दिखा रहा है, इसको बकरी या गाय दिखा रहा है, जो भी है. एक्चुअल में कभी ये मिले नहीं थे दोनों कभी भी, लेकिन फिर भी ये पेंटिंग बनाई है अबुल हसन ने दोनों रूलर्स की फ्रॉम 1300 1700. अब ये जो है मुगल एम्पायर इतना है. यहाँ पर है ये सफाविद एम्पायर जो कभी तमरिद का पार्ट था, तैमूर का था. बाद में सफाविद रूलर्स ने यहाँ पर कब्जा कर लिया. और यहाँ पर है ये ऑटोमन एम्पायर. इस समय पे तीनों यूरोप और अफ्रीका में ये है, ये इधर है सेंट्रल एशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में मुगल एम्पायर. ये तीन बड़ी बड़ी शक्तियां हैं. दूसरा आता है ऑटोमन एम्पायर. मुगल रिलेशंस ऑटोमन के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाले नहीं थे, क्योंकि उनको जैसे ऑटोमन्स ने हमने देखा कि यहाँ से जो ट्रेड होना है इधर से या फिर इधर से, ये ऑटोमन ने कर लिया है. और इसी की वजह से बाद में यूरोप ने नया रास्ता इंडिया की तरफ या दूसरे वर्ल्ड की तरफ जाने के लिए खोजा था, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमन्स ने कब्जा कर लिया था. तो इसके लिए मुगल एम्पायर्स चाहते थे कि भाई इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन बने, क्योंकि मक्का मदीना भी इनको प्यारा है और ये ट्रेड रूट भी इनको प्यारा है. तो इनके साथ ये अच्छे से चाहते थे कंट्रोल, ऑटोमन एम्पायर के साथ रिलेशंस. तो इट वाज स्पेशली ट्रू ऑफ हिजाज विच वाज सिचुएटेड इन ऑटोमन अरेबिया वेयर मक्का एंड मदीना वर लोकेटेड. Mughal rulers combined religion and commerce by exporting valuable articles to Aden and Mokha, both Red Sea port, and distributed proceeds of sales in charity to keepers of shrines and religious meet there. अब वहां पर ट्रेड से जो कमाई होती थी उसको वहां पर मक्का मदीना में भी लगा देते थे, लेकिन औरंगजेब ने बाद में इसको बंद कर दिया. कभी अरब में ही हम अपने कमाई को क्यों लगाएं, यहाँ पर इंडिया में इसको करना चाहिए, ये भी तो हमारा स्थान है, हमारी जगह है जहाँ हम रहते हैं. और ये था ऑटोमन एम्पायर भी 1683 तक. यहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल से जो आज इस्तांबुल है यहाँ से शुरू हुआ था और उसके बाद फैलते फैलते यहाँ तक हो गया था 1683 तक, और पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था. और इसकी वजह से यूरोप का यहाँ से ट्रेड बंद हो गया और यूरोप ने फिर बाद में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश की थी. Visits of Jesuits to the Mughal court. With the discovery of new sea routes to India at the end of 15th century, Portuguese merchants were able to establish trading stations in Indian coastal cities. और इसी वजह से 15वीं शताब्दी के बाद से भाई अंग्रेजों का आना भारत में हुआ था. किंग सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे. The king of Portugal was interested in trade with India as well as in spreading Christianity with the help of missionaries of Society of Jesuits. और जीसस सोसाइटी जो मिशनरी की थी वो पोर्टुगल ने भेजी थी. सबसे पहले इनका ट्रेडिंग के साथ साथ क्रिश्चियनिटी को फैलाना भी इनका था, और इसलिए गोवा में जहाँ पर ये पोर्टुगीज आए थे, गोवा की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही लाल है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत मार काट दिया था खाली इसलिए कि वो क्रिश्चियन बन जाए. इसलिए
तो बहुत ही खूनी इतिहास है गोवा का, आप कभी समय मिले तो देखिए। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द मिशनरीज केम टू इंडिया। 16th सेंचुरी में मिशनरीज इंडिया में आने शुरू हुए थे, अंग्रेजों के साथ नहीं, वो बहुत पहले ही आ चुके थे। अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैशन मैसेज टू गोवा टू इनवाइट जेसुइट्स। अकबर ने भी काफी इंटरेस्ट लिया कि भाई इनको भी मैं सुनूं ये लोग क्या कहना चाहते हैं, और शायद मैंने कहीं देखा था, कोई वीडियो देखा था क्या, कि किसी प्रिंस ने उसको क्रिश्चियन बनाने के लिए फोर्स किया या फिर रिक्वेस्ट किया, ऐसे ही कुछ था। मैंने पूरा पढ़ा नहीं, पढ़ना देखना चाहिए था मेरे को। द मिशन ऑफ जीसुद अंडर द लीडरशिप ऑफ मोन्सेरेट विजिटेड द मुगल कोर्ट इन 1580 एट फतेहपुर सिकरी। सबसे पहले 1580 में से फतेहपुर सिकरी में जीसुद मिशन आया था, अकबर के टाइम पे ही आ गए थे ये। जीसुद डिस्कस विद अकबर अबाउट द वर्च्यूज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड विद द उलेमा। इनके साथ इन्होंने डिस्कस किया। 2 मोर मिशंस मुगल कोर्ट में लाहौर में 1591 और 95 में आए थे, मतलब 3 आए थे। ओके, द जीसस रॉट देयर अकाउंट्स। उन्होंने जो यहाँ पर देखा उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, इन मिशनरीज ने मुगल इंडिया में जो देखा था। वेरी क्लोज सीट वेरी नियर टू द एम्परर पब्लिक। अपने साथ राजा ने इनको बैठाया, अपने पब्लिक असेंबलीज में जो ये चर्चा करते थे उनको भी इन्होंने दिखाया, और कहीं कैंपेन करने जाते थे, कहीं घूमने जाते थे तो उनको भी साथ में लेके गए। तो अपना पूरा काल दिखाया कि हमारे बारे में ये अच्छा अच्छा लिखेंगे, शायद देखेंगे हमारी इतनी उसको। पहले जिसुद शिष्टमंडल का एक सदस्य मॉन्सेरेट अपने अनुभवों का विवरण लिखते हुए कहता है, उससे अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच कितनी सुलभ है, इसके बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन है। एक्चुअली यहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, जो फॉरेन कल्चर है, ये इनको इसीलिए बहुत बड़ी बात लग रही है कि भाई राजा से जाके ऐसे ही लोग मिल लेते हैं। ये हमेशा से, मतलब मुगल काल में भी और उससे पहले भी ये रहा, क्योंकि भी राजा से मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये यूरोपियन उसमें होता है कि राजा और रानी तक कोई नहीं मिलेगा, उनकी दुनिया अलग होती है, वो लोगों से मिलते नहीं है। जैसे कि हमने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि राजा और रानी मतलब वो अलग ही दुनिया में होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। लोकल जनता मर रही है, कट रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इनको इसलिए ये बहुत बड़ी बात लगती है कि भाई कभी कभी आके जनता भी मिल सकती है क्या इनसे, है उससे। तो इसके बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन है। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालता है कि कोई भी आम आदमी अथवा अभिजात उससे मिल सके और बातचीत कर सके। उससे जो भी बात करने आता है उन सभी के प्रति कठोर न होकर वह स्वयं को मधुरभाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता है। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव है। Questioning formal religious views of Akbar. Akbar participated in the debates held in the Ibadat Khana at Fatehpur Sikri in order to have a clear understanding of religions. अब ये सुलह उल कुल की नीति जो भी थी, जो रिलीजियस डिबेट्स होते थे वो इबादत खाना में हुआ करते थे। डिबेट्स वर बिटवीन लर्न मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो भी सब आ जाओ भाई। Akbar religious views matured by questioning the scholars of different religions and sects and gathered knowledge about their doctrines. In course of time, he moved away from the orthodox Islamic ways of understanding religions and followed a self-conceived eclectic form of worship focusing on light and the sun. तो यहाँ पर हो गया है ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। काफी लंबा चैप्टर था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें से कोई चीज मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो आप गूगल कर लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में लिखिए, और कैसी लगती है मेरी वीडियोस वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ये पार्ट और सेकंड बुक खत्म हो गई है। थर्ड बुक जो हम शुरू करेंगे वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, अगला चैप्टर 10th चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।